नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर क्लास 12th का विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व की ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे अमेरिकी वर्चस्व के पीछे की पूरी कहानी। इससे पहले हमने क्लास 12th के 2 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। जिस भी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आ रहे आई डिस्क्रिप्शन बटन का प्रयोग करके पुरानी वीडियो देख सकता है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये वीडियो पिछले 2 वीडियो से ही संबंधित वीडियो है या फिर कहें चैप्टर है, क्योंकि जब तक आपको पिछले 2 अध्यायों के बारे में जानकारी नहीं होगी तो इसको समझने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो पुरानी वीडियो देख सकता है, उसके बाद ये चैप्टर समझने में आसानी होगी। और जिसने अभी तक ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जब मैं वीडियो डालूं तो सीधे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए आसानी तक। चलिए शुरुआत करते हैं अमेरिकी वर्चस्व की। और अमेरिकी वर्चस्व का जो पहला क्वेश्चन है वो यही है। पहला क्वेश्चन कह लो, पहला टॉपिक कह लो, कुछ भी कह लीजिए आप। तो पहला जो टॉपिक है वो है अमेरिकी वर्चस्व का अर्थ क्या है, या फिर किसे कहते हैं वर्चस्व का अर्थ। यहाँ पर अमेरिका नहीं, यहाँ पे सिर्फ सबसे पहले हमें वर्चस्व के अर्थ को जानना होगा। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो वर्ल्ड वाली बुक है जिसको समकालीन विश्व राजनीति का नाम दिया गया है, मैं बता दूं कि ऐसी घटनाएं घटित हुई है पूरी दुनिया के अंदर जिन्होंने हमारी वर्तमान जो राजनीति है उसको रंग देने में या फिर उसको आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसमें से एक ये अमेरिकी वर्चस्व भी है और उसको हमें जानना होगा। इससे पहले हमने जो 2 चैप्टर पूरे किए हैं वो कहीं ना कहीं इसी के क्रम का ही पिछले भाग हैं। जैसे हमने पहला पढ़ा शीत युद्ध, और शीत युद्ध के अंदर हमने 2 महाशक्तियों के बारे में पढ़ा, जिसमें एक अमेरिका थी और एक सोवियत संघ थी। ठीक है, दूसरे चैप्टर में हमने पहली जो महाशक्ति थी या फिर कहें एक भाग महाशक्ति का जिसका नाम सोवियत संघ है, उसकी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को जाना और क्या कारण थे कि वो महाशक्ति खत्म हो गई। तो यानी पहले चैप्टर का जो 2 महाशक्ति थी उसकी एक महाशक्ति को हमने पढ़ा दूसरे चैप्टर में सोवियत संघ के बारे में, और तीसरे चैप्टर में हम पहले चैप्टर की 2 महाशक्तियों में से दूसरी महाशक्ति जो थी अमेरिका, उसके बारे में जानेंगे और पता करेंगे कि क्या कारण है कि अमेरिका आज भी जो है अपने वर्चस्व को कायम रखे हुए है। तो मैंने वर्चस्व के अर्थ को बारे में बताया कि वर्चस्व का अर्थ क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, वर्चस्व का अर्थ बेटा आसान शब्दों में दादागिरी है। आसान शब्दों में दादागिरी करना यानी मनमर्जी करना। वर्चस्व का अर्थ आसान शब्दों में दादागिरी होता है, अर्थात अपनी मर्जी से किसी भी देश से कुछ भी करवा लेना। ठीक है, तो वर्चस्व कहलाता है, होता है एक ऐसा तथ्य है जो तमाम किस्मों के प्रभाव से जुड़ा हुआ है। देखिए, जो वर्चस्व शब्द होता है वो ऐसा नहीं कि किसी एक पूरी दुनिया के अंदर जो वर्चस्व स्थापित है वो किसी एक कारण से जुड़ा हुआ है। तो वर्चस्व के पीछे के बच्चों बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो सैनिक क्षमता होती है, यानी कोई देश अगर सैनिक तादाद में बहुत ज्यादा मजबूत है तो भी वह अपनी सैन्य क्षमता के आधार पर अपने अड़ोसी पड़ोसी या फिर विश्व के अंदर बहुत सारे देशों के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता है। जैसे देखा होगा कि पड़ोस में किसी घर के अंदर यदि पुरुषों की संख्या ज्यादा है तो उससे झगड़ा करना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो सारे के सारे झगड़ा करने एक साथ आ सकते हैं। इसीलिए हम जो है सैन्य क्षमता एक बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी देश के लिए वर्चस्व स्थापित करने में। उसके बाद आर्थिक क्षमता के आधार पर भी वर्चस्व स्थापित किया जाता है। जैसे वर्तमान समय में जो है अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी आर्थिक पावर है और उस अपनी आर्थिक पावर के कारण वह दुनिया के प्रत्येक देश के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित किए हुए है। ढांचागत शक्ति के अंदर बच्चों सब कुछ आता है। ढांचागत शक्ति के अंदर उसकी प्रशासनिक जो इकाइयां होती हैं, यानी जो उसकी नौकरशाही है वो किस प्रकार से कार्य करती है, उसकी विचारधारा क्या है, वो सारी की सारी ढांचागत शक्तियों के अंदर आती है। और अगर हम ढांचागत शक्ति में ऐड करना चाहें तो हम सांस्कृतिक शक्ति विचारधारा को भी ऐड कर सकते हैं, बाकी अलग रखना चाहें तो अलग भी रख सकते हैं। सांस्कृतिक विचार जो होते हैं, संस्कृति जो किसी देश की होती है, कई बार वो भी वर्चस्व का कारण बनती है। जैसे अमेरिका की संस्कृति है, अमेरिका की संस्कृति को आज वर्तमान में हर कोई देश एक्सेप्ट करना चाहता है, क्योंकि वर्तमान समय में अमेरिका की जो संस्कृति है फास्ट फूड की हो गई या जींस की पहनावे की हो गई, तो आज वर्तमान युग जो है अमेरिकी संस्कृति से प्रभावित हो रहा है, या फिर कहें उसके वर्चस्व से प्रभावित होकर अपने आप को अमेरिकी वर्चस्व के रंगों में ढाल रहा है। तो ये था अमेरिकी
वर्चस्व के कारण, या फिर कहें, या फिर सीधे सिंपल वर्चस्व क्या होता है। जब हम विश्व राजनीति की बात करते हैं तो अमेरिकी वर्चस्व इन निम्नलिखित आधारों पर कायम है। तो आपने देखा होगा कि वर्चस्व क्या होता है, मैंने अभी समझाया आपको कि अपनी मर्जी से किसी भी देश से कुछ भी करवा लेना, और इसका आसान शब्दों में दादागिरी अर्थ होता है, ठीक है। और ये जो वर्चस्व होता है बच्चों, किसी एक कारण पर डिपेंड नहीं होता, इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। सैन्य क्षमता, आर्थिक ताकत, ढांचागत ताकत और सांस्कृतिक ताकत भी वर्चस्व के पीछे का आधार बनता है, ठीक है। तो आपको वर्चस्व के अधिकार, वर्चस्व का अर्थ समझ में आया होगा, और इन सभी चीजों में अमेरिका बहुत मजबूत है, इसीलिए इस चैप्टर के अंदर हम अमेरिका के वर्चस्व को पढ़ेंगे। अमेरिका ने इन्हीं सभी चीजों के आधार पर दुनिया के अंदर अपना वर्चस्व कायम किए हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देख लेते हैं क्या है इसको। फिर हम बात करते हैं, ये नई विश्व व्यवस्था से आप क्या समझते हो। तो नई विश्व व्यवस्था, तो नई विश्व व्यवस्था का अर्थ है बच्चों, मैं आपको बता दूं कि 1991 में जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, आपने पिछला चैप्टर देखा होगा सोवियत संघ के विघटन वाला, यदि नहीं देखा तो ऊपर आ रहे आई डिस्क्रिप्शन का बटन प्रयोग करके आप पुरानी वीडियो देख लीजिए और सोवियत संघ के विघटन की सारी जो इतिहास है, कहानी है, उसको जान सकते हो। तो सोवियत संघ का जैसे ही विघटन हुआ और विघटन के पश्चात संपूर्ण विश्व में अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया। वर्चस्व को मैं पहले ही बता चुका हूं आपको क्या होता है, यानी दादागिरी, या फिर कहे पूरा एक तरीके से अधिकार कायम हो जाना, जिसके आधार पर अमेरिका किसी भी देश से कुछ भी करवा सकता है, ठीक है। तो वो कायम हो गया। इसके बाद अब संपूर्ण विश्व में एकमात्र शक्ति रह गई, ठीक है, पूरी दुनिया में एकमात्र शक्ति रह गई। और 1991 से पहले चली आ रही जो दो ध्रुवीय विश्व था, यानी 1991 से पहले जैसे बात करें कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ही हम शीत युद्ध की शुरुआत मानते हैं, और शीत युद्ध के अंदर हमने बच्चों पढ़ा कि पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बट गई थी। तो यानी कहें कि 1945 से जो 1991 तक दो ध्रुवीय विश्व की जो व्यवस्था चली आ रही थी पूरी दुनिया के अंदर, वो 1991 में खत्म हो गई, और पूरी दुनिया के अंदर एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत हुई, जिसके केंद्र में अमेरिका था। वह अपनी विभिन्न प्रकार की मजबूतियों के आधार पर, विभिन्न प्रकार मतलब वही आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक वगैरह वगैरह सारी की सारी, इनके आधार पर संसार के सभी देशों की नीतियों को, रणनीतियों को, राजनीतियों को अपने अनुसार प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो है संचालित करने लगा वो, और संचालित करने लगा, नियंत्रित करने लगा। इसी को पूरी दुनिया के अंदर विद्वानों ने बच्चों नई विश्व व्यवस्था क्या कहा, नई विश्व व्यवस्था, अर्थात जो 1945 से 91 तक चल रही थी दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, उसके स्थान पर अब दुनिया के अंदर 1991 के बाद एक ध्रुवीय व्यवस्था आई, जिसमें अमेरिका मजबूत था और अपनी विभिन्न प्रकार की शक्तियों के आधार पर वो दुनिया के किसी भी देश से कुछ भी करवाने की क्षमता रखता था। इसी को जो दुनिया के विद्वान हुए उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने नाम दिया नई विश्व व्यवस्था। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था के बारे में क्या कहा। देखिए ये तो था पूरी दुनिया के अंदर एक्सेप्ट किया हुआ, जो मैंने ऊपर वाला बताया विश्व व्यवस्था, नई विश्व व्यवस्था पूरी दुनिया के अंदर जब एक्सेप्ट किया पूरी दुनिया के विचारकों ने, विद्वानों ने, कि भाई नई विश्व व्यवस्था क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने भी नई विश्व व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बातें कही थी। मैं उसको बता देता हूं किसको, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, उन्होंने नई विश्व व्यवस्था कहा। तो मैं बता दूं अगस्त 1990 में इराक ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर कब्जा किया। मैं इसके बारे में अभी बताऊंगा सारा का सारा डिटेल पूर्वक, मतलब विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा कि क्या है इराक पर कुवैत का बारे में। तो 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया था। यूएनओ ने इस विवाद को निपटाने के लिए अमेरिका को इराक के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने के आदेश दे दिए। देखिए आक्रमण 1991 से पहले बहुत देशों ने एक दूसरे के ऊपर किए, परंतु पूरी यूएनओ के इतिहास में, यानी यूएनओ का जो इतिहास है आपको पता है 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बना था, और पूरे यूएनओ के इतिहास के अंदर 1990 में पहली बार अमेरिका के दबाव में यूएनओ ने किसी देश पर सैनिक कार्रवाई करने के आदेश दिए थे पहली बार। और ऐसा क्यों किया था अमेरिका ने, मतलब दबाव क्यों डाला यूएनओ के ऊपर,
क्योंकि इराक पर अमेरिका अपनी की नजर थी, उसके तेल संसाधनों पर, और इसके लिए वह इराक के अंदर अपनी मनमर्जी की सरकार स्थापित करवाना चाहता था, तेल प्राप्त करना चाहता था। इसीलिए अमेरिका ने इराक के अंदर अपनी दिलचस्पी दिखाई, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जब कुवैत ने कब्जा मतलब सॉरी इराक नहीं, कुवैत कुवैत पर मतलब इराक पर भी अपना दबदबा रखना चाहता था अमेरिका, क्योंकि जो इराक था वो सोवियत संघ का या फिर कहें रूस का समर्थित देश था, और इसीलिए इस पर इसके प्राकृतिक संसाधनों पर इसकी नजर थी। तो इसके ऊपर अपना अधिकार रखने के लिए इसको आदेश दिए, इराक को आदेश दिए कि वो कुवैत को खाली कर दे, और कुवैत पर भी नजर थी अमेरिका की। ठीक है, दोनों ही खाड़ी देश है, और खाड़ी देशों के अंदर तेल संसाधन भरपूर मात्रा में, आपको पता ही है। तो इस प्रकार से दोनों ही देशों के ऊपर अमेरिका की नजर थी, कुवैत और इराक दोनों पर। जब इराक पर आक्रमण करने, पहले तो अमेरिका ने बोला इराक से कि आप इसको खाली कर दीजिए, कुवैत से हट जाइए बिना किसी शर्त के। तो तत्कालीन जो इराक के राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन ने मना कर दिया कुवैत को खाली करने से। इसके विरुद्ध जो है, चाहे तो अमेरिका प्रत्यक्ष कार्रवाई कर सकता था, लेकिन दुनिया के अंदर उसको अपनी जो है विरोधियों से, आलोचनाओं से बचने के लिए उन्होंने यूएनओ की शरण ली, और यूएनओ के पास गए अमेरिका, और उन्होंने बोला कि हमें कुवैत की मदद करनी होगी, क्योंकि कुवैत एक संप्रभु देश है, उसकी स्वतंत्रता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है यूएनओ की। ठीक है, इसके लिए क्या हुआ, यूएनओ ने अमेरिका के कहने पर इराक के ऊपर सैनिक कार्रवाई करने का आदेश दे दिया, और विश्व राजनीति में पहली बार यूएनओ ने किसी देश के ऊपर ये आदेश दिए थे। और अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, इनका पूरा नाम था एच जॉर्ज बुश ने इसी को, यानी दुनिया के अंदर अब यूएनओ के ऊपर भी अमेरिका का वर्चस्व, इसी को बच्चों अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। देखिए, नई विश्व व्यवस्था दो प्रकार की है, एक तो जिसको पूरी दुनिया मान रही थी, हम जिसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, ये अभी बात की थी नई विश्व व्यवस्था, ये वाली तो 1991 के विघटन के बाद, ये तो बतानी है। और अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में पूछ ले कि अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार नई विश्व व्यवस्था क्या थी, तो आपको ये बताना पड़ेगा, अन्यथा दो पेपर में लिखना है, या फिर जो विश्व व्यवस्था की पूरी परिभाषा बनती है वो यही बनती है कि 1945 से 91 तक जो सोवियत पूरी दुनिया के अंदर दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था चलती आ रही थी, वो 1991 में आकर के खत्म हो गई, और पूरे विश्व के अंदर एक ध्रुवीय व्यवस्था स्थापित हुई, जिसमें अमेरिका केंद्र में था। तो यानी दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, एक तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के अनुसार, और एक पूरी दुनिया के अनुसार। तो आशा करता हूं आपको दोनों में जो है अंतर समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं इसके लिए अलग से भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आगे पूछ रहा है हेगेमनी शब्द का अर्थ क्या है। तो हेगेमनी शब्द का अर्थ वही हेगेमनी इंग्लिश में, जिसको इसका भी अर्थ वर्चस्व है। तो हेगेमनी शब्द वर्चस्व शब्द का अंग्रेजी अर्थ है, यानी वर्चस्व को अंग्रेजी में हेगेमनी कहते हैं, हेजेमनी भी कहते हैं कुछ लोग, जिसका व्यापक प्रयोग प्राचीन यूनान में किया जाता था। इसका अर्थ होता है सभी क्षेत्रों में, जैसे सैन्य हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र शक्ति का केंद्र होना। ठीक है, एकमात्र शक्ति का केंद्र होना हेजेमनी कहलाता था पहले। अब हेजेमनी किसकी स्थापित हो गई संपूर्ण विश्व के अंदर? अमेरिका की। इसीलिए आपको हेजेमनी शब्द से परिचित होना होगा, क्योंकि अंग्रेजी के अंदर वर्चस्व शब्द का प्रयोग कम करके अंग्रेजी भाषा के हेजेमनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं और जानते हैं एकल ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हो। पूरी दुनिया के अंदर एक ध्रुव रह जाना शक्ति का, वही एकल ध्रुवीय विश्व होता है। यानी पहले हम दूसरे चैप्टर में हम पढ़ करके आए हैं कि पूरी दुनिया के अंदर दो ध्रुव थे शक्ति के, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका। अब अमेरिका खत्म, सोवियत संघ खत्म हो गया, अमेरिका एकमात्र शक्ति रह गया, तो वही कहलाता है पूरी दुनिया के अंदर एकल ध्रुवीय व्यवस्था। एक बार पढ़ लेते हैं। संपूर्ण विश्व में शक्ति का एकमात्र ही केंद्र होना, जिसके पास सभी प्रकार की शक्तियों की अधिकता हो। वर्तमान में ऐसी स्थिति अमेरिका की है, जो विश्व राजनीति का नेतृत्व करता है, और इसी को हम एकल ध्रुवीय व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको जानते हैं। इसके बाद बच्चों प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में जानना चाहता है कि प्रथम खाड़ी युद्ध क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे बताया था, जो अभी इराक और कुवैत को लेकर के झगड़ा हुआ था, इराक और कुवैत में आपस में झगड़ा हुआ था, जिसमें अमेरिका ने जो है
यूएनओ से मदद मांगी और यूएनओ ने, वो सारा का सारा जो युद्ध था ना बच्चों, वही प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो पढ़ लेते हैं एक बार इसे। प्रथम खाड़ी युद्ध से स्पष्ट है अमेरिकी वर्चस्व को देखा जा सकता है। देखो, प्रथम खाड़ी युद्ध जब हुआ तो पहली बार देखा गया दुनिया के अंदर अमेरिकी वर्चस्व को स्पष्ट रूप से। यूएसएसआर के पतन के बाद अमेरिकी वर्चस्व का युग शुरू हुआ, सबको पता है। इसको प्रथम खाड़ी युद्ध के से आसानी से समझा जा सकता है। देखिए, जैसे ही पूरी दुनिया के अंदर सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद पूरी दुनिया के अंदर अमेरिकी वर्चस्व स्थापित हो गया। अब ऐसे कौन कौन सी घटनाएं घटी जिससे पता चले कि पूरी दुनिया के अंदर अमेरिकी वर्चस्व स्थापित हो गया है? तो पहली घटना वो यही है, प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे से जानते हैं उसे रूप में। एक बार इसे देख लेते हैं, प्रथम खाड़ी युद्ध क्या था। तो 2 अगस्त 1990 को इराक की फौज द्वारा कुवैत पर उसके प्राकृतिक संसाधनों को हथियाने के लिए हमला कर दिया गया, जैसे मैंने पिछली बार बताया था। इसको वह अपना एक प्रांत समझता था जिसको हथियाने में वह 1961 से लगा हुआ था। देखिए, कुवैत को प्राप्त करने के लिए जो इराक था ना बच्चों, वो 1961 से लगा हुआ था, और वो है कुवैत को एक देश ना मान करके एक राज्य मानता था अपना, के इतिहास में कुवैत इराक का एक राज्य रहा है। इराक ने मात्र 6 घंटों में कुवैत पर कब्जा कर लिया। जब आक्रमण किया कुवैत के ऊपर इराक ने, तो मात्र 6 घंटों के अंदर कुवैत को हथिया लिया इराकियों ने। इराक की इस कार्रवाई की जब अमेरिका ने कड़ी निंदा की, मतलब अमेरिका ने बोला कि इराक आप चले जाइए कुवैत से, आपको कोई अधिकार नहीं किसी संप्रभु राष्ट्र की संप्रभुता को नष्ट करने का। और कुवैत को बिना किसी शर्त के खाली करने के लिए कहा अमेरिका ने, परंतु इराकी राष्ट्रपति जो थे सद्दाम हुसैन ने इराक को खाली करने से मना कर दिया। और क्या जवाब में राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने सीधी कार्रवाई ना करके, मैंने बताया पीछे भी कि उन्होंने सीधी कार्रवाई नहीं की। वो चाहते तो अमेरिका अपनी सेना भेज देता और जो है हमला कर देता इराक के ऊपर, लेकिन फिर दुनिया कहती कि इराक के अंदरूनी मामले में अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है, इसीलिए बचने के लिए अमेरिका सीधी कार्रवाई नहीं की। अमेरिका ने वह यूएनओ के पास गए और यूएनओ ने इराक पर पहली बार जो है सैनिक कार्रवाई करने के आदेश दिए बच्चों, ठीक है। और सैनिक कार्रवाई करने के जब आदेश दिए इराक के ऊपर अमेरिका यूएनओ ने, तो फिर अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने 34 देशों से मदद मांगी, या फिर 34 देशों का एक संगठन बनाया, ठीक है। और उसके अंदर 6,60,000 सैनिक शामिल थे, 6,60,000 सैनिक शामिल थे। और इनको लेकर के 34 देशों की सेनाओं को लेकर के, जिसको यूएनओ ने बोला था कि आप सेना बनाइए और हमला कीजिए, को लेकर के हमला कर दिया कुवैत को, मतलब इराक के ऊपर। तो इराक को बहुत जल्द तुरंत ही जो है छोड़ना पड़ा कुवैत को, और छोड़ करके जाना पड़ा। और ये पूरा का पूरा जो युद्ध था वो कहलाया प्रथम खाड़ी युद्ध। यानी पहली बार खाड़ी में युद्ध हुआ था, किस किस के बीच में, वो हुआ था इराक और कुवैत के बीच में, और जिसके अंदर किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, अमेरिका की यूएनओ के माध्यम से, ठीक है। 34 देशों की सेना, और इसके अंदर भी आपको पता होना चाहिए 75% जो सैनिक थे बच्चों, वो 75% सैनिक जो थे वो अमेरिका के ही थे। आगे चलते हैं। फिर पूछ रहा है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है। तो जो मैं आपको बता रहा हूं कि इराकी फ्रीडम, आपने सबने जाना कि इराकी फ्रीडम क्या है, ठीक है। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम था, एक मिनट, सॉरी, प्रथम खाड़ी युद्ध, सॉरी, प्रथम खाड़ी युद्ध जो था, मैं अभी आपको बता के क्या हूं कि प्रथम खाड़ी युद्ध क्या है। ये ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 2003 वाला है, उसके बारे में पढ़ेंगे अभी आगे, पहले इसको जान लेते हैं। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है। तो प्रथम खाड़ी युद्ध जो हुआ, ठीक है, उसके बारे में सबको पता है प्रथम खाड़ी युद्ध क्या है। तो उसके अंदर अमेरिका ने सीधी कार्रवाई नहीं की इराक के ऊपर, बल्कि उसके लिए क्या किया, उन्होंने यूएनओ की मदद मांगी, और यूएनओ की मदद से एक प्रस्ताव पारित किया गया, और प्रस्ताव में कहा गया कि आप एक सैनिक गुट तैयार कर लें और उस गुट का प्रयोग करके इराक पर हमला करें, ठीक है। तो जो गुट तैयार किया गया और जो गुट का उद्देश्य था वो क्या था, इराक से कुवैत को मुक्त कराया जाए, और यही कहलाया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। यानी इराक से कुवैत को मुक्त कराने के लिए जो पूरा का पूरा एक सैनिक तैयार किए गए थे, एक पूरा संगठन तैयार किया गया था, वही कहलाया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। देखिए मैं आपको समझा देता हूं इसको। इराक से कुवैत को मुक्त कराने के लिए
अमेरिका ने कोई सीधी कार्रवाई नहीं की, बल्कि इसके लिए यूएनओ को माध्यम बनाया और इसके लिए यूएनओ में प्रस्ताव पास करके पहली बार किसी देश पर सैनिक कार्रवाई करने के आदेश प्राप्त किए अमेरिका ने या फिर यूएनओ ने दिए। इस सैनिक कार्रवाई के तहत सैनिक गुट तैयार किया गया, जिसमें 34 देशों के 6,60,000 शामिल थे देश, मतलब सैनिक शामिल थे, जिसमें 75% या 1/3 केवल अमेरिका के सैनिक थे। ये देखिए 34 देशों का तो नाम है, बल्कि 75% तो अमेरिका के ही देश, मतलब ये मान के चलिए आप 4,20,000 के करीब करीब अमेरिका के सैनिक शामिल थे इसके अंदर। इस सैनिक गुट ने कुवैत को इराक से मुक्त कराने के लिए बेटा इराक के ऊपर बमबारी शुरू कर दी और इसके कारण इराक से मुक्त करा लिया कुवैत को। और ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन कहलाया, ये कहलाया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं इसको कोशिश करूंगा और अच्छी तरीके से एक नई वीडियो में समझाने की। बाकी आसान है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। आसान शब्दों में इराक से कुवैत को मुक्त कराने हेतु की गई सैनिक कार्रवाई ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहलाई। इस समय अमेरिका के सैनिक अध्यक्ष जो थे वो ख्वार्ज़कॉफ थे। याद रखना, आपको ये नाम कई बार पूछा गया पेपर में। इसमें अमेरिका के लगभग 6,60,000 सैनिकों में से 49,000 कितना है, हाँ 4,95,000 सैनिक युद्ध में शामिल थे। आप समझ सकते हो 75% कितना होता है 6,60,000 का, वो लगभग 4,95,000 के समथिंग हो जाता है। तो ये आप समझ सकते हो कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या था बच्चों। अगला टॉपिक देख लेते हैं। फिर पूछ रहा है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का लक्ष्य क्या था। लक्ष्य पूछ ले कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का लक्ष्य क्या था, तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का लक्ष्य था सड़कों, रेलों, विमानपत्तनों, ऊर्जा स्रोतों, शस्त्रागारों और तेल संयंत्रों पर भारी बमबारी करेंगे और इराक को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे और कुवैत से हटने के लिए मजबूर कर देंगे। यही ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, कि हम उसके जो इराक है उसके रेलवे स्टेशनों पर, उसके सड़कों पर, उसके विमान जहां पर हवाई अड्डे हैं, उसके बाद ऊर्जा के स्रोत हैं, कोयले की खदानें हैं, शस्त्रागार है जहां पर उनके हथियार रखे हुए हैं, तेल संयंत्र हैं जहां से तेल निकालते, सब पर बमबारी करेंगे भारी और पूरा तबाह कर देंगे इराक को और मजबूर कर देंगे कि वो कुवैत को छोड़ दे। यही लक्ष्य था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का। कुछ समय बाद इराक ने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी बच्चों और 28 फरवरी 1991 में कुवैत से हटने के लिए घोषणा कर दी थी उन्होंने। यही था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का लक्ष्य। आसान है टॉपिक, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप इसकी कड़ियों को समझते चले जाओगे। और मैंने ये क्वेश्चन भी कड़ियों के आधार पर ही तैयार करने की कोशिश की है। क्वेश्चन पहला है, मतलब ये अगला टॉपिक है, प्रथम खाड़ी युद्ध के क्या परिणाम हुए। जो प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ आपको पता है कौन सा प्रथम खाड़ी युद्ध, वही कुवैत और इराक के बीच में जो युद्ध हुआ उसको लेकर के जब कुवैत को आजाद कराया, वही प्रथम खाड़ी युद्ध। उसके क्या परिणाम हुए। पहली बात तो अमेरिकी वर्चस्व का जो छवि थी वो पूरी दुनिया के अंदर स्पष्ट हो गई, क्योंकि अमेरिका के कहने पर यूएनओ ने पहली बार क्या किया, किसी देश के ऊपर सैनिक कार्रवाई का आदेश दे दिया। और किसी देश के अंदर घुस करके मार करके आना अपने सैनिकों का प्रयोग करके, ये कोई आसान बात नहीं है। जिससे क्या हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर अमेरिकी वर्चस्व की जो छवि थी बच्चों वो स्पष्ट हो गई और पूरी दुनिया को पता चल चुका कि अब अमेरिका का दबदबा कायम हो चुका है। तो ये पता चला हमें प्रथम डेजर्ट स्टॉर्म का परिणाम ये हुआ। अरब एकता का टूटना, जो अरब के अंदर जो खाड़ी के देश हैं, पहले कहा जाता था कि उनके बीच में एकता है क्योंकि सारे के सारे ज्यादातर खाड़ी के देश हैं, सबकी एक जैसी विशेषता है कि तेल मौजूद है, अधिकतर देश इस्लामिक देश हैं, तो उनके बीच में एक जो नेचुरल होता है जिसको कहते हैं व्यवहारिक वर्चस्व दिखाई दिया करता था, उसको वो टूट गया। कैसे, क्योंकि जो युद्ध हुआ ये प्रथम खाड़ी युद्ध, इसके अंदर अरब देशों के बीच स्थापित एकता को तोड़ने, जो भ्रम था पूरी दुनिया के अंदर, वो तोड़ दिया। क्योंकि युद्ध के अंदर 20 अरब देश शामिल थे, यानी जो 34 देशों की सेना थी उसमें से 20 अरब के देश थे। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो इराक को लेकर के एकजुट थे या कुवैत को लेकर के एकजुट थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो एकता दिखाई देती थी अरब देशों के बीच में वो भी टूट गई प्रथम खाड़ी युद्ध के कारण। इसके बाद इराक पर प्रतिबंध, युद्ध 1991 में खत्म हो गया, परंतु इराक के खिलाफ प्रतिबंध कई वर्षों तक चले रहे, क्योंकि कई सारे, जब इराक हार गया तो इराक के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए और उस प्रतिबंधों का कारण ही था कि सद्दाम हुसैन ने
2003 में फिर दोबारा एक और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का सामना करना पड़ा उसे, सॉरी ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का, वो आगे देख लेते हैं। अभी इराक का प्रतिबंध हो गया। तकनीकी क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व, देखो तकनीकी क्षेत्र में भी अमेरिकी वर्चस्व को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था, क्योंकि ये जो प्रथम खाड़ी युद्ध था इसको लाइव रिकॉर्डिंग हो रही थी, इस युद्ध की लाइव रिकॉर्डिंग हो रही थी, अर्थात जब युद्ध चल रहा था तो लोग इस युद्ध को सीधे अपनी टीवी के माध्यम से देख पा रहे थे कि किस प्रकार से अमेरिका जो है, अमेरिका किस प्रकार से इराक को बर्बाद कर रहा है, इराक को हरा रहा है, और किस प्रकार से ताश के पत्तों की तरह इराक के जो लोग हैं वो ढहते जा रहे हैं, और इराक के जो लोग थे, सैनिक थे, वो किस प्रकार से शांति स्थापित करने के लिए सफेद झंडे दिखा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें सब देख रहे थे लोग सीधे अपनी टीवी के माध्यम से इराक युद्ध को, ठीक है। तो इसमें क्या पता चला कि टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहा था अमेरिका, चाहे वो बम्बों की हो, चाहे वो इंटरनेट हो, किसी भी चीज को लेकर के, तो उसका भी पता चला दुनिया को कि भाई अमेरिका तकनीकी तौर पर भी मजबूत है, वर्चस्व स्थापित हो जाए इसका होगा। इस युद्ध ने यह स्पष्ट सिद्ध कर दिया कि सैनिक जो सैन्य क्षमता और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अमेरिका अन्य देशों से बहुत आगे है। सैन्य विशेषज्ञों ने प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध भी कहा। देखिए, प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है, आपको याद रखना होगा, और गेम वॉर युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक गेम खेल रहा था अमेरिका, गेम की तरह किस प्रकार से अमेरिका इराक के जो पूरी की पूरी व्यवस्था से उसको तहस नहस कर रहा था। तो इस प्रकार से इसी युद्ध को, यानी प्रथम खाड़ी युद्ध को बच्चों कंप्यूटर युद्ध या फिर वीडियो गेम वॉर के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पूछ लिए आपसे पेपर में या पूछा भी गया है, तो आप आसानी से इसमें कंफ्यूज मत होना। प्रथम खाड़ी युद्ध ही कंप्यूटर युद्ध है और वीडियो गेम वॉर भी उसी को कहते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक देख ले, अगला पॉइंट है अमेरिका से युद्ध जो है ना, युद्ध से यानी ऑपरेशन जो चलाया गया डेजर्ट स्टॉर्म या फिर प्रथम खाड़ी युद्ध जो था, उससे अमेरिका को आर्थिक लाभ भी हुआ बच्चों। आर्थिक लाभ होने का मैं बता देता हूं आपको कैसे, कि जापान, जर्मनी और सऊदी अरब देशों ने युद्ध संचालन के लिए अमेरिका को भारी वित्तीय सहायता दी थी। देखिए, जब युद्ध में 34 देश शामिल हुए थे तो उसके अंदर ये अमेरिका, जर्मनी, जापान, सऊदी अरब वगैरह देश भी थे। तो वो सैनिक नहीं भेज पा रहे थे, तो क्या हुआ, सैनिक नहीं भेजे या फिर उन्होंने सैनिक कम संख्या में भेजे, तो उन्होंने इसकी कमी जो पूरी की वो अमेरिका को आर्थिक यानी पैसे देकर के कमी पूरी की। पूरी कमी कैसे की, पैसे देकर के, और इन पैसों का प्रयोग किया अमेरिका ने, वो युद्ध के अंदर किया। और कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका ने इतना पैसा प्राप्त कर लिया था जितना उसने युद्ध में लगाया भी नहीं था, ठीक है। तो इस प्रकार से अमेरिका को आर्थिक लाभ भी हुआ, यानी जर्मनी, जापान और सऊदी अरब जैसे देशों ने युद्ध संचालन के लिए अमेरिका को भारी वित्तीय सहायता दी। इसीलिए कई पत्रकारों ने तो ये भी कह दिया कि खर्चे से ज्यादा तो इस युद्ध से अमेरिका को आमदनी हो गई, क्योंकि बहुत पैसा दिया था इन लोगों ने। अगला टॉपिक बच्चों, अगला टॉपिक है कंप्यूटर युद्ध या वीडियो गेम वॉर से आप क्या समझते हो। तो वही इन शब्दों का प्रयोग सैन्य राजनीतिक विशेषज्ञों ने प्रथम खाड़ी युद्ध के लिए किया था बच्चों, क्योंकि प्रथम खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने तकनीकी शक्ति का भरपूर प्रयोग किया था और पूरे युद्ध की प्रत्यक्ष सूचना प्रसारण द्वारा संपूर्ण विश्व के आगे प्रस्तुत की थी। उन्होंने मतलब पूरी टेक्नोलॉजी का यूज किया, पूरे के पूरे युद्ध को वीडियो गेम मतलब वीडियो ग्राफी के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इसीलिए इस युद्ध को बच्चों प्रथम खाड़ी युद्ध के मतलब प्रथम खाड़ी युद्ध को ही इन दो नामों से जाना जाता है। मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुका हूं, ठीक है। अगला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार। हाँ, अगला टॉपिक है बच्चों, जॉर्ज बुश और बिल क्लिंटन कौन थे। बिल क्लिंटन, तो मैं बता दूं जॉर्ज बुश और बिल क्लिंटन। तो जॉर्ज बुश कौन थे, 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, ठीक है, सोवियत संघ के विघटन से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति, या फिर कहें सोवियत संघ के विघटन के दौरान, सोवियत संघ के विघटन के दौरान अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो एच जॉर्ज बुश थे। और 1992 में जो राष्ट्रपति बने, या फिर कहें जॉर्ज बुश के बाद जो राष्ट्रपति बने वो बिल क्लिंटन थे। आप जान लीजिए वो क्या पूछना चाहता है इसके माध्यम से। तो 1992 से पहले अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जिन्होंने नेतृत्व किया प्रथम खाड़ी युद्ध का,
और पूरी दुनिया के अंदर अमेरिकी वर्चस्व की स्पष्ट छवि प्रस्तुत की दुनिया के आगे, और यह युद्ध और सैनिक हस्तक्षेप में विश्वास करते थे। देखिए, पहली बात तो सोवियत संघ का विघटन इनके समय में हुआ, फिर अमेरिकी वर्चस्व इनके समय पर जो है पूरी दुनिया के अंदर स्पष्ट हुआ, प्रथम खाड़ी युद्ध इनके समय में स्पष्ट हुआ, और ये जो थे ना जॉर्ज बुश, ये दुनिया की राजनीति के अंदर सैनिक हस्तक्षेप में विश्वास करते थे। तो ये थे जॉर्ज एच बुश, ठीक है। इसके बाद बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन जो है 1992 में जॉर्ज एच बुश को हरा करके राष्ट्रपति बने थे, और रिपब्लिकन पार्टी के, ये लिखा है कि 1992 में हुए चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की सत्ता विदेश नीति को पसंद नहीं आई, ठीक है, विदेश नीति पसंद नहीं आई। देखिए, जो रिपब्लिकन पार्टी के जो अध्यक्ष थे ये जॉर्ज बुश थे, और जो ये विदेश नीति में सैनिक हस्तक्षेप ज्यादा कर रहे थे, ये जो नीति थी ना इनकी जॉर्ज बुश की, अमेरिका के लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि ये जो प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ और ऐसे ही जो युद्ध हो रहे थे, इनके अंदर अमेरिकी नागरिक भी मारे जा रहे थे, जिसके कारण अशांति फैली हुई थी अमेरिका के अंदर। ये नीतियां पसंद नहीं आई जॉर्ज बुश की अमेरिका के लोगों को, और परिणाम स्वरूप 1992 में बिल क्लिंटन एच जॉर्ज बुश को हरा करके अमेरिका के राष्ट्रपति बने, जिन्होंने अमेरिका के आंतरिक मामलों को जरूरी समझा और नरम मुद्दों पर बल दिया। इन्होंने बोला कि अगर हम जीते तो हम युद्धों को छोड़ देंगे, हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, हम जलवायु पर ध्यान देंगे, लोकतंत्र पर काम करेंगे, विदेशी व्यापार पर काम करेंगे, और इस प्रकार से जो है बिल क्लिंटन 1992 में राष्ट्रपति बने। ये दोनों राष्ट्रपति थे। आसान था, समझ में आ गया होगा आशा करता हूं। तो आगे बढ़ते हैं, फिर इसी को आगे चलाते हैं। अगला टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो ये है कि बिल क्लिंटन के दौर में की गई सैनिक कार्रवाइयां कौन कौन सी थी। तो अब देखिए, अभी बिल क्लिंटन के बारे में हम पढ़ करके आए कि वो शांति प्रिय नेता थे और सैनिक कार्रवाइयों के अंदर हस्तक्षेप नहीं करते थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल क्लिंटन के दौर में कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की गई, उनके दौर के अंदर भी सैनिक कार्रवाइयां की गई थी, और जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन दोनों कार्रवाइयों का, ठीक है। चलिए अब शुरुआत करते हैं, कौन कौन सी कार्रवाई की थी। पहली जो कार्रवाई की थी बिल क्लिंटन के दौर में जो हुई थी, वो थी यूगोस्लाविया में अमेरिकी सैनिक कार्रवाई। तो यूगोस्लाविया में अमेरिका ने सैनिक कार्रवाई की। क्यों? क्योंकि यूगोस्लाविया का एक प्रांत है बच्चों जिसका नाम है कोसोवो, यानी राज्य है कोसोवो। कोसोवो के अंदर कुछ जो अल्बानियाई लोगों का दमन किया जा रहा था। अल्बानियाई, अब अल्बानियाई कौन थे? एक विशेष धर्म या फिर वर्ग के लोग हैं जो संख्या में तो बहुसंख्यक थे, लेकिन जो यूगोस्लाविया की जो स्थिति है, अर्थात वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं, वहां के अन्य लोगों का कब्जा ज्यादा है, यानी बहुसंख्यकों को कम मिल रहा है और अल्पसंख्यकों को ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो कोसोवो में अल्बानियाई लोगों का दमन किया जा रहा था। उन लोगों को मुक्त कराने के लिए अमेरिका ने नाटो सदस्यों की मदद लेकर के नाटो की मदद ली। नाटो जो बनाया गया था आपको पता ही है, 1949 में बनाया गया था। 1949 में नाटो बनाया गया था। नाटो सदस्यों का इन्होंने मदद ली और यूगोस्लाविया पर 2 महीने तक बमबारी की और अल्बानियाई लोगों की सहायता की। तो इस प्रकार से यूगोस्लाविया पर अमेरिका ने कार्रवाई की। एक तो ये कार्रवाई के बारे में बताना है आपको। इसके बाद बच्चों आपको बताना है 1998 में हुए केन्या और तंजानिया में अमेरिकी सैनिक कार्रवाई। 1998 में हुई केन्या और तंजानिया में अमेरिकी सैनिक कार्रवाई। तो मैं आपको बता दूं, केन्या और तंजानिया, केन्या की राजधानी सभी को पता है नैरोबी, और तंजानिया की राजधानी दार ए सलाम, ठीक है। तो 1998 में क्या हुआ? 1998 में केन्या की जो राजधानी थी बच्चों नैरोबी, और तंजानिया की राजधानी जो थी दार ए सलाम में अमेरिकी जो दूतावास थे। अब अमेरिकी दूतावास मतलब विदेशों में देश की शाखाएं होती हैं जहां पर विदेशी लोग अपनी मदद के लिए संपर्क स्थापित करते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो केन्या में और तंजानिया में अमेरिका के दूतावास थे, वहां पर जो है आतंकवादी हमले हो गए, और इन आतंकवादी हमलों के अंदर कुछ अमेरिकी नागरिक मारे गए, और अमेरिका ने इनके लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। अलकायदा एक आतंकवादी संगठन है, ठीक है, आपको याद रखना है। अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया और इसके लिए यानी जो आतंकवादी हमला हुआ अमेरिका के दूतावासों पर, इसके लिए सैनिक कार्रवाई की उन्होंने, और जो सैनिक कार्रवाई की वही कहलाई ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच।
याद रखना है आपको, ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच क्या है? ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच वही है कि केनिया और तंजानिया में, ध्यानपूर्वक सुनना, केनिया और तंजानिया में अमेरिकी दूतावास पर हुए आतंकवादी हमले का जो बदला लेने के लिए एक सैनिक कार्रवाई की गई, उसका नाम था ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। ठीक है, अब जिसके द्वारा क्या किया गया, सूडान हो गया और अफगानिस्तान के अंदर जहां कहीं पर भी अलकायदा के छोटे मोटे अड्डों की जानकारी मिली, अमेरिका ने उन अड्डों के ऊपर भारी बमबारी की और इसमें वहां की आम जनता को भी भारी क्षति हुई। इसके लिए अमेरिका ने यूएनओ से मदद भी नहीं मांगी थी, अर्थात परमिशन भी नहीं ली थी। अमेरिका ने सीधे घुस गया बिना परमिशन लिए और सूडान और इसके बाद अफगानिस्तान के अंदर भारी बमबारी की। तो अब परमिशन क्यों लेगा, वो वर्चस्व चल रहा है उसका अमेरिका का पूरी दुनिया के अंदर, वो पढ़ भी रहे हैं। तो बच्चों ये समझ में आया कि जो बिल क्लिंटन थे उनके दौर में कौन कौन सी सैनिक कार्रवाई, एक तो युगोस्लाविया में और एक केनिया और तंजानिया में। युगोस्लाविया में कोसोवो के अल्बानियाई लोगों के लिए मदद की थी। फिर तंजानिया में क्या किया था, तंजानिया के अंदर अपने दूतावास के ऊपर हुए आतंकवादी हमले का बदला लिया था। तारीख याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं हम। अगला टॉपिक है बच्चों, वह है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम या इराक पर आक्रमण, अमेरिका की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए, इराक पर आक्रमण के बारे में पूछ ले, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के बारे में पूछ ले क्या है, तो आपको एक ही क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम या इराक पर अमेरिकी आक्रमण की चर्चा कीजिए या वर्णन कीजिए, ये आपको बताना पड़ेगा। तो मैं बता दूं आपको क्या था ये। तो इराक पर अमेरिका ने 19 मार्च 2003 पर आक्रमण किया। इसका नाम अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम रखा। देखिएगा, कहीं पर तीर और कहीं पर निशाना का यहां पर बहुत अच्छा उदाहरण मिलेगा आपको। तो क्यों किया, देखिए, पहली बात तो आक्रमण कर दिया इराक के ऊपर अमेरिका ने 19 मार्च 2003 में, ठीक है, और उसका नाम क्या दिया अमेरिका ने, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इस ऑपरेशन में अमेरिका को लगभग 40 देशों का सहयोग मिला। 40 देशों ने मदद की अमेरिका की इराक पर हमला करने के लिए, और 40 देशों की जो सेना थी, उस सेना का नाम था बच्चों कॉलिएशन ऑफ द विलिंग्स। नाम याद रखना, कॉलिएशन ऑफ द विलिंग्स क्या था, 40 देशों की संयुक्त सेना का नाम था कॉलिएशन ऑफ द विलिंग्स, जिसने इराक पर हमला किया था 19 मार्च 2003 को। ठीक है, कि कॉलिशन ऑफ द विलिंग नाम से जाना जाता है। अमेरिका ने इस हमले के लिए यूएनओ से अनुमति भी नहीं ली थी। देखिए, ना तो उसने ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच के लिए ली, ना ही ऑपरेशन मतलब जो आक्रमण किया गया जिसको हम इराकी फ्रीडम के नाम से भी जानते हैं, उसके लिए भी अनुमति नहीं ली। ठीक है, आगे हम बात करें। और अमेरिका ने आरोप लगाया कि दुनिया के कई राज्य, क्यों आक्रमण किया, इधर सुनिएगा आप, कि अमेरिका क्या कहता है कि अमेरिका ने आरोप लगाया इराक के ऊपर कि दुनिया के कुछ देश जो है आतंकवाद का समर्थन करते हैं, क्योंकि नैरोबी और तंजानिया आपने पढ़ा है, वहां पर हमला किया था। ठीक है, उसके अंदर जो इराक है, इराक के अंदर जो कुछ क्षेत्र हैं जहां पर जो अलकायदा है उसके आतंकवादी क्षेत्र पाए जाते हैं, तो इसके लिए उन्होंने जो है इराक को भी जिम्मेदार ठहराया था। इसमें से कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने सामूहिक नरसंहार या फिर सामूहिक संहार के शस्त्र विकसित कर लिए हैं, जैसे इराक, अफगानिस्तान, उत्तरी कोरिया वगैरह। इन्होंने नाम लिया स्पष्ट रूप से अमेरिका ने कि इन्होंने परमाणु बम बना लिए जिससे नरसंहार हो सकता है पूरी दुनिया का। हालांकि देखिए, कहीं पर तीर और कहीं पर निशाना दिखा यहां पर रहा है, और कहा भी इसके अंदर ये भी कहा अमेरिका ने कि इराक के अंदर लोगों के पास लोकतंत्र नहीं है, लोग लोकतंत्र के लिए बिलबिला रहे हैं, छटपटा रहे हैं, उसके लिए हमें लोकतंत्र भी स्थापित करने के लिए हम आक्रमण कर रहे हैं। जबकि ऑपरेशन, इसीलिए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, यानी ऑपरेशन करना है हमें इराक के लोगों को आजादी दिलाने के लिए। किससे, वहां पर जो तानाशाही है, सद्दाम हुसैन है, और ऐसी व्यवस्था से जो लोकतंत्र प्राप्त करना चाहते। तो ये कह करके आक्रमण किया, लेकिन नजर कहां थी, तेल संसाधनों पर। ठीक है, तो समझ में आया होगा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कहां है, या ऑपरेशन
या इराक पर आक्रमण में अमेरिका की भूमिका या कोलिशन ऑफ द विलिंग्स, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर करना, मैं आपको जरूर मदद करूंगा। बाकी आसान है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं, मैं हर चीज विस्तार पूर्वक चर्चा करते चल रहा हूं आपके लिए। अगला टॉपिक है यह इराक पर आक्रमण में अमेरिका किस हद तक सफल रहा। देखिए, ऑपरेशन जो इराकी फ्रीडम था, जिसको इराक पर जो 2003 में हमला किया गया अमेरिका के द्वारा, वो पूछ रहा है कि किस हद तक सफल रहा वो। तो आप इसमें बताओगे कि संपूर्ण विश्व को स्पष्ट पता चल चुका था कि अमेरिका ने इराक पर जो आक्रमण किया है वो लोकतंत्र के लिए नहीं, वो किसी और चीज मतलब परमाणु बम के लिए नहीं, बल्कि अपनी पसंद की सरकार स्थापित करने के लिए, ताकि सद्दाम, आपको पता होना चाहिए कि 2003 के बाद जैसे इराक हारा तो इराक से हटा दिया गया वहां के जो राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन, उनके स्थान पर दूसरे राष्ट्रपति बनाए गए जो अमेरिका की विचारधारा वाले थे, अमेरिका को सपोर्ट करते थे। तो लोगों को पता चल चुका था कि अमेरिका ने अपनी पसंद की सरकार और इराक के प्राकृतिक संसाधन यानी तेल वगैरह के लिए उस पर हमला किया है, ठीक है। और संपूर्ण विश्व इराक के खिलाफ युद्ध छेड़ने से नाखुश था। इस संबंध में निम्नलिखित प्रश्न उठाए गए। तो अब बताना कि किस हद तक सफल रहा या फिर क्या आलोचनाएं की गई अमेरिका के, ये सारा का सारा ये क्वेश्चन इससे ही सॉल्व हो जाएगा। आगे का मतलब क्या क्या कदम उठाए। देखो, विश्व में अमेरिका की नैतिक पुलिस की भूमिका। देखिए, लोगों ने क्या प्रश्न उठाए कि विश्व के अंदर अमेरिका को नैतिक पुलिस की भूमिका निभाने का जिम्मा किसने दिया, यानी किसी देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है, तुम कौन होते हो किसी देश के अंदरूनी मामले में बोलने वाले। तो यह प्रश्न उठा पहला अमेरिका की पुलिस के ऊपर कि नैतिक पुलिस किसने बनाया अमेरिका को, तो निभाने का अधिकार किसने दिया। यदि लोकतंत्र के प्रति सच्ची आस्था है तो अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रति तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के प्रति नरमी बरतने की क्या जरूरत थी। देखिए, जिस समय यह हमला किया गया उस समय अमेरिका का जो एक नाटो का सदस्य देश है जिसका नाम पाकिस्तान है, अच्छी तरीके से भलीभांति से परिचित होंगे आप पाकिस्तान से। पाकिस्तान के अंदर भी लोकतंत्र नहीं था। पाकिस्तान के अंदर भी परवेज मुशर्रफ का जो तख्ता पलट किया था परवेज मुशर्रफ ने और सैनिक शासन स्थापित किया था। अमेरिका उस मामले में चुप रहा, लेकिन जो है इराक के मामले में बोल पड़ा, तो इसीलिए अमेरिका का विरोध हुआ। अमेरिका तो और भी कई तानाशाहों से बड़ा लाड़ प्यार करता रहा है, बहुत उसके पीछे। जैसे आप देखिए उत्तरी कोरिया की तानाशाह पर उनका लाड़ प्यार हमेशा से दिखा है, किसी से छुपा नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसका कहा कि नैतिक पुलिस की भूमिका किसने बोला अमेरिका को निभाने के लिए, एक तो ये प्रश्न उठा। दूसरा, विदेशी देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए किसने बोला। भाई, हमारा मर्जी हमारे देश के अंदर कैसी व्यवस्था रहे, तो हम कौन होते बोलने वाले। तो विश्व के सभी राजनीतिक विशेषज्ञ ये आरोप लगा रहे थे कि क्या हमें किसी देश के आंतरिक मामलों में बाह्य सैनिक हस्तक्षेप करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। तो ये लेकर के आरोप लगा अमेरिका के ऊपर। फिर अमेरिका के आर्थिक स्वार्थ के ऊपर आरोप लगाया गया। मतलब ये पता चल चुका था कि अमेरिका जो है दिखावा कर रहा है सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र का, या फिर परमाणु बम बना लिए हैं कि कुछ आतंकवादी संगठनों ने, उसका जो उद्देश्य था सिर्फ आर्थिक स्वार्थ का। दुनिया ने स्पष्ट देख लिया था कि अमेरिका की नजर इराक के प्राकृतिक तेल संसाधनों पर थी। इराक पर अमेरिकी आक्रमण का लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं था। तो ये एक आरोप लगा अमेरिका के ऊपर इराकी फ्रीडम या ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के दौरान। इसके बाद और क्या आरोप लगा कि अमेरिका को आक्रमण में सैनिक और राजनीतिक असफलताएं हुई। अमेरिका के हाथ में सैनिक और राजनीतिक दोनों प्रकार की असफलताएं हाथ लगी। क्यों? क्योंकि 30 अक्टूबर 2006 तक सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई थी। सद्दाम हुसैन को फांसी दिए जाने के बाद भी इराक शांति स्थापित नहीं हो पाई वहां पर। तो यानी जिस काम के लिए आक्रमण किया था शांति स्थापित करने के लिए, वो शांति तो स्थापित हुई नहीं। तो यानी राजनीतिक असफलता हाथ लगी, साथ में और सैनिक असफलता कैसे हाथ लगी। इराक युद्ध में करीब 6 लाख और 3,000 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके थे। ठीक है, 6 लाख सैनिक शामिल हुए और 3,000 सैनिक इसमें मारे गए अमेरिका के भी। तो अमेरिकी नागरिक जो थे इराक से सैनिकों की पूरी तरीके से वापसी चाहते थे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यही कहा जा सकेगा या फिर यही कहा जा सकता है कि इराक पर अमेरिकी आक्रमण सैनिक और राजनीतिक दोनों आधारों पर
असफल रहा, क्योंकि उसमें तो जिस लिए उन्होंने आक्रमण किया राजनीतिक तौर पर, वहां पर शांति स्थापित नहीं हो पाई। जिनको उन्होंने राष्ट्रपति बनाया वो भी अधिक समय तक नहीं रह पाए। ठीक है, ये तो राजनीतिक असफलता और सैनिक असफलता। जो अमेरिका की सेना के बारे में कहा जाता था अचूक है, अब मतलब घातक वार करती है, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये भी भ्रम टूट गया, क्योंकि 3000 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए थे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अमेरिका जो है वो सैनिक और आर्थिक असफलता हाथ लगी उसे, जो है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में। इसके बाद बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल हम इस वीडियो के शेष भाग के लिए दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको जो है वीडियो मिलती रहेंगी बच्चों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।